दोस्तों, साल 1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के साथ नासा ने वॉयेजर 3 स्पेसक्राफ्ट को भी डिजाइन किया था और इसका प्रोडक्शन भी लगभग पूरा हो चुका था। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने रातों रात इस मिशन पर ताला लगा दिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों, और क्यों वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 की इतनी मैसिव सक्सेस के बावजूद पिछले 46 सालों में नासा ने कभी वॉयेजर 3 को लॉन्च क्यों नहीं किया, और उस स्पेसक्राफ्ट का जितना भी हिस्सा बना हुआ था वो भी धीरे धीरे करके समय के साथ कबाड़ बन गया। इससे भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल तो यह है कि क्यों इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अब नासा इंटरस्टेलर स्पेस में अपना एक भी मिशन नहीं भेज रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट। दोस्तों, 1970s में जब नासा के साइंटिस्ट हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे थे, तभी उन्हें हमारे आउटर प्लैनेट्स के बीच में एक रेयर अलाइनमेंट दिखाई देता है, जो कि 176 सालों में सिर्फ एक ही बार आता है। अब इस अलाइनमेंट को देखकर वैज्ञानिक चौंक जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और कोई स्पेस मिशन किया जाए। और एक दिन अचानक से उनके दिमाग की बत्ती जलती है और जन्म होता है वॉयेजर प्रोग्राम का, जिसमें वो एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने का प्लान बनाते हैं जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो से फ्लाई बाय करते हुए उनकी फोटोज के साथ सरफेस डिटेल्स भी कैप्चर कर पाए। साथ ही उस वक्त पृथ्वी पर यूएफओ साइटिंग्स भी बढ़ गई थी और लोग एलियंस को लेकर काफी रोमांचित हो जाते थे। इसीलिए साइंटिस्ट ने इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में गोल्डन रिकॉर्ड लगाने का प्लान बनाया, जिसमें पृथ्वी पर जीवन होने के सबूत के साथ साथ 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स, फोटोज और विजुअल्स फुटेजेस भी थे। अब आइडिया तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग था, इसीलिए नासा ने फुल फ्लैश में वॉयेजर प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया और अपने फंड्स का मेजर हिस्सा यानी कि करीबन $865 मिलियन वॉयेजर मिशन में इन्वेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि शुरुआत में वॉयेजर प्रोग्राम एक ट्रिपल स्पेसक्राफ्ट मिशन था, जिसमें से पहला स्पेसक्राफ्ट जुपिटर और सैटर्न को फ्लाई बाय करने वाला था, दूसरा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और प्लूटो को फ्लाई बाय करके इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ बढ़ने वाला था, और तीसरा जुपिटर और सैटर्न के साथ प्लूटो के ऊपर से भी गुजरने वाला था। इन तीनों स्पेसक्राफ्ट को 470 वॉट के रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से लैस किया गया और लॉन्च के समय ये एस्टिमेट किया गया था कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये तीनों स्पेसक्राफ्ट 5 साल तक ऑपरेशंस जारी रखेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब 3 स्टेज थे तो फिर ये तीसरे वॉयेजर को यानी कि वॉयेजर 3 को लॉन्च क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉन्च के कुछ महीनों पहले ही वॉयेजर 3 स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम में फ्लॉज यानी कि एरर्स आने लग गए थे, जो कि काफी कोशिशों के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता तो शायद ये फेल हो जाता, जिससे कि वॉयेजर प्रोग्राम की इमेज पर तो इफेक्ट आता ही आता, मगर साथ ही 1969 से लेकर 1972 के बीच मून लैंडिंग मिशंस में नासा ने काफी सारे फंड्स अपने खर्च कर दिए थे। इसीलिए उन्हें सिर्फ प्लूटो को ऑब्जर्व करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना सही नहीं लगा और उन्होंने आखिरकार वॉयेजर 3 स्पेसक्राफ्ट प्रोडक्शन को शट डाउन कर दिया और स्पेसक्राफ्ट के बाहरी ढांचे को छोड़कर अंदर वाले सभी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 में कर लिया गया। इस तरह से वॉयेजर 3 आजाद परिंदे की तरह स्पेस में नहीं बल्कि नासा की बुक्स में ही छिपा रह गया। अब आया 20 अगस्त 1977 का वो ऐतिहासिक दिन जब सोलर सिस्टम को और ज्यादा गहराई में स्टडी करने के लिए नासा ने वॉयेजर 2 को आखिरकार लॉन्च कर दिया, जिसके 16 दिन बाद वॉयेजर प्रोग्राम में ही सेकंड स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वॉयेजर 2 को जुपिटर और सैटर्न के साथ ही यूरेनस और नेपच्यून तक भी पहुंचना था, जबकि वॉयेजर 1 सिर्फ जुपिटर और सैटर्न से होते हुए ही इंटरस्टेलर स्पेस की ओर रवाना होने वाला था, जिसके लिए लेट लॉन्च करने से वॉयेजर 1 इन प्लैनेट्स की अलाइनमेंट का फायदा उठाते हुए जल्दी आगे निकल सकता था। इसी तरह मार्च 1979 में वॉयेजर 1 ने जुपिटर और नवंबर 1980 में सैटर्न को फ्लाई बाय किया। वहीं जुलाई 1979 में जुपिटर और अगस्त 1981 में सैटर्न के ऊपर से गुजरते हुए वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपच्यून की तरफ रवाना हुआ। अब साइंटिस्ट का तो ये मानना था कि ये दोनों 5 साल तक इन प्लैनेट्स और उनके मून्स की तस्वीरें खींचेंगे और उसके बाद बंद हो जाएंगे। लेकिन गेस व्हाट, 46 साल होने के बावजूद ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स आज भी नासा के कांटेक्ट में हैं और इंटरस्टेलर स्पेस से अपनी जानकारियां भेज रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों को इतनी ग्रैंड सक्सेस मिलने के बावजूद क्यों वॉयेजर 3 पर कभी काम नहीं किया गया। चलिए जानते हैं इसका जवाब। दोस्तों, वॉयेजर 3 मिशन ना करने का सबसे बड़ा रीजन है एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस, यानी कि सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स में जो अलाइनमेंट 1977 के दौरान देखने को मिला था, वो अलाइनमेंट हर 176 साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है।
अब इसी अलाइनमेंट का फायदा उठाते हुए इन सभी ग्रहों की ग्रेविटी से स्लिंग शॉट को लेकर ही वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने 62,500 किलोमीटर पर आवर की मैसिव स्पीड अचीव की थी और इसी ने मिशन को सक्सेस दिलाई थी। लेकिन अब ये अलाइनमेंट सीधा साल 2154 में देखने को मिलेगा। अब यहाँ आप ये कह सकते हैं कि नासा ने जिस तरह से अपने पार्कर सोलर प्रोब को भेजा, उसी तरह से कोई जुगाड़ तुगाड़ लगाते हुए कुछ बड़ी ट्रेजेक्टरी चुनकर वॉयेजर 1 की तरह जुपिटर और सैटर्न का फ्लाई बाय करवाकर वॉयेजर 3 को भी तो भेजा जा सकता है ना। इसमें क्या बड़ी बात है नासा के लिए। नासा तो काफी एडवांस है, बस थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है और क्या। लेकिन बात सिर्फ ट्रेजेक्टरी तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि वॉयेजर 3 को ना लॉन्च करने का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मिशन विदाउट पर्पस। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉयेजर 1 इस वक्त धरती से लगभग 2,500 करोड़ किलोमीटर और वॉयेजर 2 करीबन 2,000 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिस वजह से इन्हें अब पृथ्वी तक डेटा भेजने में 21 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। मजे की बात तो यह है कि इस वक्त ये दोनों स्पेसक्राफ्ट जो काम कर रहे हैं वो काम तो नासा यूं ही चुटकियों में कर लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप लैग्रेंज पॉइंट 2 यानी कि L2 से ही ये सारा का सारा काम कर लेता है, या यूं कहें कि उससे भी 100 गुना बेहतरीन रिसर्च कर पाता है, और वो भी सिर्फ 15 लाख किलोमीटर की दूरी से। ऐसे में अगर वॉयेजर 3 ने किसी तरह से ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करके या फिर प्लैनेट से स्लिंग शॉट लेकर 60,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ भी ली तो भी उसे इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने में 50 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। और इन 30 सालों में इसके पास सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को स्टडी करने का काम भी नहीं बचेगा, क्योंकि उनके बारे में तो हम मैक्सिमम डिटेल्स जान चुके हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 2023 में वॉयेजर 3 मिशन लॉन्च करने का कोई मेन पर्पस दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा रीजन है फंड्स और मैन पावर की कमी। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो यार, नासा को भला पैसे की कैसी कमी। नासा के पास तो भर भर के पैसा है ना, और मैन पावर की भी क्या कमी है। देखिए दोस्तों, नासा को सबसे बड़ा सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट से मिलता है। इसके अलावा वो दुनिया भर के देशों की सैटेलाइट्स लॉन्च करने का बिजनेस करता है और पैसा कमाकर अपने स्पेस मिशंस में इन्वेस्ट करता है। लेकिन इस बात से तो आप भी वाकिफ है ना कि पहले रशिया यूक्रेन वॉर, फिर इजराइल फिलिस्तीन वॉर और ग्लोबल मार्केट में चल रही अनेकों टेंशंस की वजह से इस वक्त सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसीज का बजट कई गुना कम हो चुका है। ऐसे में फंड्स को सही जगह पे इस्तेमाल करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी है। इसीलिए नासा इस वक्त अपने आर्टेमिस मून प्रोग्राम में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई, यूरोपा क्लिपर और मार्स सैंपल रिटर्न जैसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी नासा के काफी सारे फंड्स लगे हुए हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों के मुताबिक वॉयेजर 3 पर पैसा खर्च करना वेस्ट ऑफ मनी। वहीं कोरोना के बाद स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज भी नासा के कई स्पेस मिशंस को पहले से ही स्लो कर रही है। तो दोस्तों, बस यही कुछ मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से वॉयेजर 3 स्पेसक्राफ्ट को कभी लॉन्च ही नहीं किया गया और शायद कभी लॉन्च किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस वक्त नासा का फोकस नॉर्मल स्पीड से नहीं बल्कि लाइट स्पीड से ट्रैवल करने वाले स्पेस मिशंस और सोलर सिस्टम में मार्स या मून पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन करने से जुड़े मिशंस पर है। सीधी बात है, नासा कुछ बड़ा सोच रहा है, बहुत ही बड़ा। अब सवाल यह है कि लाइट स्पीड से ट्रैवल कैसे किया जाता है। देखिए, उसके बारे में तो हमने पहले ही डिटेल में वीडियो बना दिया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मगर उससे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि क्या अगले 100 सालों में हम इंसानों के लिए पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड के किसी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर जाकर बसना मुमकिन है, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल रिफ्लेक्ट को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।